आज हम देखेंगे क्लास, क्या देखेंगे? संविधान की आलोचना है। यानी कि संविधान का विशेषताएं हमने देख लिया है। संविधान में जितनी विशेषताएं थी सभी को हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे संविधान की आलोचना किस प्रकार से किया गया था, कौन कौन ये क्वेश्चन यहाँ से का भी क्वेश्चन बनता है और मेंस का भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कमेंट किया। ठीक है, तो इसमें पहले ही बताया गया था आलोचना में, आलोचना मतलब कि क्रिटिसिज्म इनको करना है। पहले ही ये क्या किए हैं कि भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकृत किया गया है। ठीक है, इसकी आलोचना क्या है, अलग अलग है, क्या क्या किया गया है। अब पहली ही आलोचना है उधार का संविधान। यानी आलोचकों का कहना था तो भारतीय संविधान है ये कैसा है, उधार लिया गया संविधान है, यानी उधार का संविधान है। आलोचक कहते थे जैसे भारत में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार चाहे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कहाँ से ले लिए गए हैं, अलग अलग देशों से, हमने अलग अलग देशों से ले लिया है। और अलग देशों के बाद हमने क्या किया है, अलग देशों के बाद हम 1935 वाला अधिनियम को ज्यादातर हम वही एजिटी उतार दिए हैं। कहा गया है उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा एक हौच पौच। हौच पौच मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। ठीक है, दुनिया के संविधान के लिए विभिन्न दस्तावेज यानी पैबंदगिरी आदि कहकर को संबोधित करते हैं। कहते हैं जैसे आलोचक कहते हैं बात कि ये जो संविधान है उधार का संविधान है। ठीक है, उधार मतलब दूसरे दूसरे देशों से लिया गया है। उधार का संविधान के बाद फिर क्या कहते हैं, उधारी का एक बोरी है, एक बोरा में लाया गया भर के और वही चेप दिया गया भारतीयों। ठीक है, लेकिन आलोचक तो ये आलोचना करेंगे। ठीक है, आलोचक आलोचना करेंगे। आपको जब मेंस लिखना है तो आलोचना को भी ध्यान में रखना है। आलोचना है सुधार का संविधान कहा जाता है क्योंकि बाहर के देशों से दिया गया है, लेकिन इस तरीका से उधार का संविधान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बाहर के संविधान से हमने क्या किया है, पूरा एजिटीज वही नहीं उतार दिया है। हमने क्या किया है कि अपने सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार हमने क्या किया है, संशोधन किया है। और संशोधन करके हमने क्या किया है, तो संविधान को अपने अंदर समाहित किया है, अपने अनुसार उसको लिखे हैं। तो इसको उधार का क्या कहा जा सकता है, कहीं चीजों को आप पढ़ लिए और पढ़ने के बाद अपना आप एक थॉट जनरेट कर दिए तो उसको उधार का नहीं कहा जाएगा। पढ़ना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, वो भी जो लिखे होंगे कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे ना। तो हम पढ़ लिए तो उधार का हो गया, वो पढ़ लिए तो उधार का नहीं हुआ। उधार का होगा तो सबका होगा ना, इसमें समझ में आ रहा है। तो इसको क्या कहा गया, यानी कि को उधार का संविधान हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भारतीय संविधान है वो अपनी आवश्यकता अनुसार हमने क्या किया है, उसको सब लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में भी, क्योंकि अंबेडकर की ही जिम्मेदारी थी ना, डॉक्टर अंबेडकर की ही जिम्मेदारी थी कि क्या करना है, हर एक चीज को आपको बताना है कि कैसे कैसे इसमें किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्या है कि हमारा संविधान उधार का संविधान नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि हम इसको अपने अनुसार क्या किए हैं, संशोधन किए हैं और संशोधन करके भारतीयों के लिए ये संविधान बना। ठीक है, तो आलोचना भी थोड़ा सा कर लेना है, लेकिन आलोचना का क्रिटिसिज्म, आलोचना को बताना भी है कि ये मतलब ये कैसे गलत है। आलोचक तो कहेंगे कुछ भी, लेकिन आपको गलत साबित करना है कि नहीं हमारा संविधान उधार का संविधान नहीं है, क्योंकि हमने संविधान बाहर की चीजों को पढ़ा है, उसको तो एज इट इज नहीं उतार दिया है। एज इट इज अगर उतारते तो फिर क्या होता, अमेरिका की चीजों का अलग, अमेरिका के लोगों के लिए अलग वहां परिस्थितियां होंगी, हमारे लिए अलग होंगी। वहां के लोग उस टाइम पढ़े लिखे थे, हमारे वाले नहीं पढ़े लिखे थे, तो उस अनुसार धीरे धीरे हमने क्या किया, उसमें संशोधन करके उसको हम अपने यहाँ लागू कर दिए। सुधार का संविधान भी कहना इनका क्या है, गलत है। आलोचक कह दिए लेकिन हम मान नहीं सकते हैं। उसके बाद दूसरा आलोचना इस आधार पे हो गई तो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी मतलब होता है कि एज इट इज उसका टू कॉपी कर दिया गया, फोटो कॉपी। ये भी एक आलोचना। आलोचक का है कि क्या किया गया है, ज्यादा से ज्यादा प्रावधान जो है वो कहां से ले लिया गया है, 1935 के अधिनियम से ही उतार लिया गया है, अधिक से अधिक प्रावधान। ठीक है, जैसे एक है एन श्रीनिवासन, ये कहते हैं कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल करता है। ठीक है, यानी कि इनकी बातों को आपको ध्यान में रखना है, एन श्रीनिवासन का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ देता है किसने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम क्या है, नकल है। तो यही आ जाएगा ऑप्शन में, श्रीनिवासन और चार गो और नाम तीन को दे देगा और
समझ में आ गया। तो इनका भी कहना गलत है, क्योंकि देखो 1935 का अधिनियम बना था, तो हम क्यों नहीं कार्बन कॉपी करेंगे? वो बना था हमारे ही देश के लिए, हमारे देश के लिए बना था, भारतीयों के लिए ही बना था। उसमें भी कुछ संशोधन किया, अगर जो हमको अच्छा लगा कि नहीं ये 1935 वाला में अच्छा है, क्योंकि अमेरिका से तो हम नहीं लिए है ना, बना था हमारे लिए, तो हमने उसको उतार दिया। ये भी कोई गलत चीज नहीं था इनकी आलोचना करने की, क्योंकि आलोचक जो होते हैं वो आपका एक एक पॉइंट देखेंगे और आलोचना करते रहेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इसे भी नहीं किया, क्योंकि आलोचक आलोचक जब आलोचना करते हैं तो उसमें आपकी कमियां भी दिखती हैं, और जब कमियां दिखती हैं तो हम क्या करते हैं, उसको और मजबूत कर लेते हैं, हो जाता है। एन श्रीनिवासन क्या कहे थे, यानी कहे थे कि संविधान की भाषा और वस्तु दोनों 35 के अधिनियम का नकल। ठीक है। के बाद सर आइवर जेनिंग्स, ये जान नहीं छोड़ेंगे, ब्रिटिश संविधान वेता थे। इन्होंने कहा है कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों का पाठ बिल्कुल उतार लिया गया है। इन्होंने कहा था कि आइवर जेनिंग्स ने कि 1935 के अधिनियम को ही बहुत इसमें ज्यादातर अधिनियम जो है वो एज इट इज में उतार दिया गया था। तो हमारा ही संविधान था, हमको दिखा कि नहीं ये भारतीयों के लिए पहले से ही बनाया गया है, तो हमने क्या कर दिया, उतार लिया। अब मान लो कि एक घर है, ठीक है, ये घर बना है, अब इस ये घर पुराना हो गया है, तो हमने क्या किया, तोड़ के नया घर बनाया। ठीक है, जब नया घर बनाया तो कुछ ईंट अगर इसमें जो अच्छा होगा हम उसको ले लेंगे, खराब होगा उसको फेंक देंगे। तो अच्छा ईंट ले लिए तब फिर घर पुराना कहलाएगा, ये नया कहलाएगा, क्योंकि हमने अच्छा अच्छा ईंट को निकाल के और घर में प्रयोग कर लिया है, तो घर नया बना है ना। तो उसी तरीके से संविधान में क्या है, कुछ चीजें 1935 के अधिनियम से लिए, जो हमको अच्छा लगा कि नहीं ये हमारा प्रासंगिक है, इसको हम लिया जा सकता है, उसको हमने उतार लिया, तो उसको हम पुराना नहीं कह सकते हैं और नकल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। यानी कि सभी थोड़ा ना उतारे हैं, कुछ उतारे हैं, जो खराब था उसको फेंक दिए, जो अच्छा था उसको हमने ले लिया। ठीक है। अब देखो उसके बाद आर देशमुख संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जोड़ दिया गया है। यानी इन्होंने भी एक टिप्पणी किया कि इसमें बस वयस्क मताधिकार नहीं था, और संविधान में एक वयस्क मताधिकार जोड़ के और संविधान निर्माताओं ने लिख दिया है। मतलब कहने का इनका मतलब था, ये भी दुखी आदमी थे, कहने का इनका मतलब था कि मेहनत ज्यादा नहीं किया है, ये 1935 वाला में ही कर लिया है, जो कि ये भी गलत था। ये 1935 के अधिनियम हमको जो अच्छा लगेगा वो अधिनियम उतार लिए, तो इसका मतलब नहीं है कि हमने हमने कुछ नहीं किया। हम 2 साल 11 महीना कितना 18 दिन हम इसीलिए इसमें लगाए हैं, ताकि हमारे लिए हो प्रासंगिक। 1935 में ब्रिटेन के लिए था, 1935 में ब्रिटिश भारत के लिए था, लेकिन 1947 के बाद जो बना है ये क्या है, भारत के लिए है, भारतीय संविधान है। तो जो हमको उस समय का अच्छा लगा, ब्रिटिश भारत के में जो प्रावधान था कि नहीं उतार देना चाहिए एज इट इज, तो हमने उतार दिया। और क्या किया, 1947 में जब हमारा 1940 बन के तैयार हुआ, तो जो प्रावधान में संशोधन करना था कर दिए थे। ठीक है। अब देखो आलोचकों का उत्तर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको दिया, कहा कि जहां तक इस आरोप की बात है, तो प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर डायरेक्ट स्वीकार किया कि हाँ हमने शामिल किया है, और शामिल करने का कारण बस यही है क्योंकि वो संविधान हमारे लिए ही बना था, संविधान किसी और के लिए नहीं बना था। और हमारे लिए जब वो दिखा कि हमारे लिए प्रासंगिक है, सही है, तो उसमें क्या मतलब हमको शर्माना है, भाई वो सही सलामत सही है। अब मान लो वही बोले है ना कि घर टूट गया है, घर का ईंट अगर 4 गो निकाल के या बढ़िया ईंट है उसका हम प्रयोग करके नया घर बना लेंगे, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस 1935 के अधिनियम से अगर हम कुछ ले लिए, तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ये खराब है संविधान, अच्छा है मतलब कार्बन कॉपी उतार लिए। फिर है गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधिता, भारतीयता की विरोधी संविधान। अब देखो ये भी एक आलोचक इसमें नहीं मिला, तो क्या है, जैसे अब खाल में खाल निकाल रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो उसमें अंदर अंदर जा रहे हैं कि क्या मिले। तो इस अनुसार इन्होंने क्या किया कि भारत का संविधान गैर भारतीय तथा भारतीयता विरोधी है, यानी कि गैर भारतीय जो भारतीय नहीं है उनका विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब ये भी एक गलत गलत चीजें थी, ये भी बोलने के लिए कुछ भी बोल दिए हैं। इनका कहना था कि संविधान की प्राकृतिक विदेशी है, जिसे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। ये गलत चीजें हैं। हमने विदेशी संविधानों को पढ़ा है, विदेशी संविधानों को समझा है, और विदेशी संविधान को पढ़ के और समझ के क्या किया है, अपने अनुसार उसमें संशोधन करके हमने शामिल किया है। तो इसको विदेशी नहीं कहा जा सकता है हमारा संविधान। हमारा संविधान ऐसा थोड़ा ना है कि ब्रिटेन के जनता को यह नागरिकता दे रही है,
दे रही है भारत के नागरिकता, भारत के लोगों को नागरिकता दे रही है। चुनाव हमारे भारत के लोग ही तो लड़ रहे हैं, तो ब्रिटेन बाहर के लोग नहीं लड़ रहे हैं ना। तो आलोचक उस समय आलोचना करते थे कि ये चीजें हो सकती है, लेकिन आलोचना उस समय लग रहा था थोड़ा थोड़ा प्रासंगिक है, लेकिन गलत हो गया। इतने दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तभी हमारे भारत के लोग ही इसमें करते हैं। भारतीयों के लिए संप्रभु संविधान है, ये किसी के दबाव में संविधान नहीं चलता है और किसी के दबाव में देश भी नहीं चलता है। आ गया, तो हमारा संविधान था। अब देखो के हनुमंत छैया संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। यानी कि ये चाहते थे वीणा, और क्या है वीणा और सितार का मतलब है कि वीणा सितार भारतीयों के लिए है, ये वैसा धुन चाहते थे। यानी संविधान हम चाहते थे भारतीयों के लिए, लेकिन ये संविधान कैसा है, अंग्रेजों को वाला संविधान वहां को उतार दिया गया है, तो अंग्रेज के संविधान ये नहीं है। ये जो चाहते थे वही मिला है, वीणा और सितार ही मिला है। उस टाइम को लगता था कि इंग्लिश वाला मिल गया है। ज्यादा आपको दिक्कत थी तो कुछ लिख के उसमें देना चाहिए था। आलोचना करने का मतलब है कि आपको समाधान भी बताना चाहिए, केवल आलोचना करके आप नहीं निकल सकते हैं किसी भी चीज। ठीक है, तो ये आलोचना ये तो किए, लेकिन इनको इंग्लिश बैंड नहीं मिला है, इनको मिला है वीणा और सितार। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि क्या है टिप्पणी से ही क्वेश्चन उठा लेता है। अब यही पूछेगा कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं, ये किसने कहा था। क्वेश्चन मजेदार यहाँ से बन जाएगा। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा तो खोजते रहो। तो इनका नाम के हनुमंतैया को नाम पूरा याद करके बैठना है। जितनी टिप्पणियां हैं टिप्पणियों से क्वेश्चन आता है और टिप्पणियों को ध्यान में रखना है। छोटा एग्जाम में नहीं, पीसीएस और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन ले लेता है और आराम से मजे से। समझ में आ गया। तो उसके बाद ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से, यानी कि ऐसा इसलिए इन्होंने कहा, क्यों कहा इंग्लिश का बैंड मिल गया, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे इनको लगा कि ये क्या है, अभी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे आदमी थे, वकील थे, और आधा से अधिक मतलब ज्यादातर वकील वहीं से पढ़ के आए थे ब्रिटेन से। तो इनको लगा कि शिक्षित वहीं से हुए हैं तो लिख दिए। वैसा ही नहीं, शिक्षित होने से क्या हो जाएगा। आप मान लो कि आप पढ़ के गए हो यहाँ से आप पढ़ के गए हो अपने गाँव में, और गाँव में गए हो तो गाँव के अनुसार वहां ना स्कूल में पढ़ाओगे कि यहाँ वाला पढ़ाई वहां पढ़ाओगे तो समझ में कौन नहीं आएगा, चल देंगे बच्चे। गांव के अनुसार वहां ढलना पड़ेगा, उसको उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अब उनका ये नहीं देखना पड़ेगा कि अभी नहा के नहीं आए हैं, यही अभी खेल कूद के तुरंत स्कूल में घुस गए तो वहां जैसे आए वैसे पढ़ाना स्टार्ट करो। मार के भगाना नहीं है कि नहीं नहा के आओ, उसी में 1 घंटा और लगा देगा, आएगा ही नहीं पढ़ने। उनको क्या करना है, वो जैसे आए वैसे ही वाइज इट इज वैसे ही पढ़ाना है उनको पहले सिखाना है। जब सब कुछ सीख जाएंगे तब तो खुद मजा आ जाएगा उनको। तो ये गलत बोले हैं, मतलब इनका ऐसे ही हम लोग अटैच कर सकते हैं कि अब वो पढ़ के ब्रिटेन से भले आए हैं, लेकिन जब हमारे लिए संविधान लिख रहे थे तो हमारे परिस्थितियों के अनुसार लिखे वो, क्योंकि संविधान पढ़ने से नहीं हो जाएगा। मार खाट तो उनका भी, वो भी परिवार, उनके भी परिवार यहाँ मार खाए थे अंग्रेजों से, वो भी मार खाए हैं। तो क्या हुआ, तो वो देखेंगे ना, उस अनुसार से ढाल के वहां लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब क्या है कि इसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान सभा के सदस्य से आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम का दासौत अनुकरण, बल्कि पश्चिम को दासौत का आत्मसमर्पण कहा गया है। यानी कि कहा गया है कि ये संविधान क्या है, दासता है, पश्चिमी यूरोपीय कंट्रियों का, यानी पश्चिमी देशों का दासता है। ज्यादातर वहां से प्रावधान ले लिया गया है। इसका भी कहना गलत है, क्योंकि प्रावधान लेंगे नहीं तो क्या करेंगे ये लोग, कुछ उपाय तो बताएंगे नहीं, अपने से नहीं लिखेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो वहां से पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ के हमने अपने अनुसार यहाँ लिख दिया, तो इनकी भी बातें पूरी तरीका से गलत है। लक्ष्मी नारायण साहू है एक अन्य संविधान सदस्य। इनका कहना है कि जिन आदर्शों पर हम प्रारूप संविधान गढ़ा गया, हम भारत की मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध होगा और लागू होने के फौरन बाद ही कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण साहू जी। आज इनकी आत्माएं देख रही होंगी कि बहुत दुख की बात है कि आज तक संविधान नहीं टूटा और देश एकदम मजे से चल रहा है, और न टूटा और न टूटेगा। समझ में आ गया। तो लक्ष्मी नारायण साहू जी को क्या है, सत सत नमन किया जा रहा है कि इनकी बात को अभी सही नहीं किया। इनकी आत्माएं भटक रही होंगी और भटकती रहेंगी। है तो अब ये आलोचना किए, तो आलोचना करने से कह रहे हैं मूलभूत आत्माएं इसमें नहीं है। ये आत्मा नहीं है तो देखो, अब ये कह रहे हैं कि आदर्शों पे नहीं है। अब कैसा आदर्श दिया जाए, इनके संविधान में सब कुछ था, आदर्श पे भी हमारा संविधान था, और मूलभूत आत्मा इसमें की गई है क्योंकि भारतीय लोगों ने स्वीकार किया है, भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार किया है, और ये टूटा नहीं है आज तक।
ये भी टिप्पणी पूछ सकता है यहीं से कि किसने कहा था कि संविधान लागू होने के फौरन बाद टूट सकता है। तो ये लक्ष्मी नारायण साहू जी को ध्यान में रखना है। उसके बाद गांधीवाद से दूर संविधान। अब देखो संविधान वो जो आलोचक थे इनके अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है यानी कि क्यों नहीं कर रहा है, तो इनका कहना है कि संविधान ग्राम पंचायत जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। ये बोले कि संविधान ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अनुसार निर्मित होना चाहिए था। अब इन ये आलोचना इस अनुसार कर रहे हैं, गांधी जी चाहते थे कि संविधान में ही मतलब संविधान में प्रावधान होना चाहिए कि क्या हो, जैसे ये संवैधानिक बन जाए, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत ये सब संवैधानिक रहे। लेकिन उस टाइम तो नहीं दिया गया था। लेकिन आर्टिकल 40 में ये ग्राम पंचायत के बारे में ये शामिल कर दिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये बातें हमारे संविधान निर्माताओं ने शामिल कर दिया, लेकिन अब वो शामिल क्यों नहीं किया मेन में, इसको संविधान में मेन में लागू कानूनी अधिकार क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वैसी परिस्थिति नहीं थी। वैसी परिस्थिति अगर होती तो वो खुद शामिल करते। तो गांधीवादी से दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान निर्माता क्या किए हैं, संविधान निर्माता क्या किए हैं, आर्टिकल 40 में ये पूरी तरीका से इसको शामिल किए हैं। तो गांधीवादी से दूर संविधान नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 40 में दिया गया है, पंचायत राज समिति के बारे में ये सब उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। अब देखो इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंत मैया ने कहा कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे, नए संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। अब ये भी चाह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि गांधी जी कभी चाहते ही नहीं थे। भाई गांधी जी को संविधान, अब देखो जो आदमी देश को आजाद कराया है और मेन लीडर में थे गांधी जी, तो गांधी जी संविधान से दूर भले थे, लेकिन एक एक वाचिंग, एक एक मॉनिटरिंग गांधी जी करते थे। बाहर से भी जहां से उनको लगता था यहाँ से मॉनिटरिंग करना चाहिए, वहां से मॉनिटरिंग गांधी जी करते थे, वहां से देखते थे। ठीक है। यानी कि इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इससे ये दूर था। ठीक है। उसके बाद क्या है कि टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इसी कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति तीव्र विरोध को बताते हैं। यानी कि ये टी प्रकाशन जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इसलिए नहीं शामिल किए हैं गांधी जी के विचारों को, क्योंकि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हमेशा क्या होती थी, विरोध होता था। किस बात को लेकर? यानी कि विचारों का विरोध था, दोनों में विचारों का विरोध दोनों में हमेशा होता था। इसीलिए जलनशील भावना से डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं गांधी जी के विचारों को, जो पूरी तरीका से निराधार है, पूरी तरीका से गलत है, क्योंकि गांधी जी के विचारों को शामिल तो किया गया है। अब भाई एक आदमी के विचार को शामिल करने के लिए 299 लोगों को बलि थोड़ा ना दिया जाएगा, कहा जा रहा है सभी से, सभी लोग अगर चाहेंगे तो शामिल किया गया। लेकिन हमने आर्टिकल 40 में क्या किया था, इनके गांधी जी के विचारों को भी हमने संविधान में शामिल किया था। समझ में आ गया? ये आलोचक कुछ भी कहें, इनकी आलोचना को बस इनकी टिप्पणियों को याद रखना है, लेकिन सेंस में कभी भी इतना भी। अब एक आलोचना अब कुछ नहीं मिला है तो महाकाय आकार, महाकाय मतलब बहुत बड़ा संविधान है। भाई ये संविधान किसके लिए बना हुआ है? ये संविधान दोनों के लिए बना हुआ है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए बना हुआ है, तो बड़ा तो रहेगा। एक एक चीज इसमें शामिल किया गया, लिखित दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बड़ा संविधान होगा ही। ठीक है। यानी कौन बोल रहा है? सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश संविधान विचारवेता है, जो प्रावधान बाहर के लिए लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है, और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। यानी जेनिंग्स को ज्यादा, इनका कोटेशन बहुत ज्यादा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि क्या है कि संविधान में जो अच्छा सेलेक्टेड चीजें थी, जो सेलेक्ट थी, उसको क्या किया गया है, सेलेक्टिव नहीं लिया गया है, कुछ भी उसमें शामिल कर दिया गया, जो कि ये फालतू बकवासबाजी कर रहे हैं। आ गया? अब देखो उसके बाद एचवी कामत और संविधान सभा के सदस्य ने ये टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है, और यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है। हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे चिमकाय है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, उन्होंने कहा बड़ा तो है, सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान हमने बनाया है, लेकिन हमारा बनाने का कारण ही था कि हमने एक एक पॉइंट को इसमें क्या किया है, समाहित किया है, ताकि किसी कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। हर एक चीज को हमने शामिल कर लिया है इसमें। जो नहीं शामिल है हमने क्या किया है, हमने संविधान सभा में जो चीजें नहीं शामिल किया गया है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने कर दिया है कि संशोधन के द्वारा शामिल कर दिया जाएगा। जो चीजें पुरानी हो गई उसको कभी प्रावधान हमने दे दिया है, तो इसको नहीं कहा जा सकता है, बस ये अपना टिप्पणी किया। अब देखो इसके बाद
अब ये आलोचक लास्ट में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या कह रहे हैं, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत वादितापूर्ण तथा बहुत जटिल है। के विचारों में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया। ये बात क्या है कि कुछ कुछ शब्द बहुत ज्यादा ऐसे हैं संविधान में तो जटिल प्रवृत्ति के हैं। तो जटिल प्रवृत्ति के हैं तो उसको हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हर एक चीज को पॉइंट वाइज आपको डाउट को दूर किया है। और दूर करने के बाद जो चीजें नहीं दूर हो पाती है उसको कौन दूर करता है, तो जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जैसे वकील होते हैं, जज होते हैं, कोर्ट होती है, मतलब न्यायपालिका होती है, वो क्या करती है, टाइम टाइम पे वो शब्दों को अपना डिफिनेशन देती रहती है। समझ में आ गया। तो अब देखो सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर कहते हैं। इस संदर्भ में एचके महेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना है कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है और वो अदालतों की ओर अधिक उन्मुख, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन नहीं करेंगे। यानी कि ये कह रहे हैं जो संविधान है ये वकीलों के लिए काफी क्या है, आरामदायक है, हमेशा ये कोर्ट की ओर उन्मुख है, यानी कि हमेशा ये न्यायपालिका की ओर उन्मुख है। संविधान ये आलोचना कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में बहुत सारी ऐसी जटिलताएं हैं क्योंकि हम धीरे धीरे क्या है, इतने दिनों में हमने एक एक भाषा को समझ लिया है। अब मूल ढांचा हमने शामिल कर दिया है संविधान में, संविधान के मूल ढांचा। अब न्यायपालिका अपना टाइम टाइम से क्या करती है, शब्दों को व्याख्या करती है। जो चीजें हमको नहीं आती है उसमें न्यायपालिका हमारा क्या करती है, उस सब चीजों को व्याख्या आसानी से कर देती है। समझ में आ गया। अब देखो यदि यदि मैं ऐसा कहूं कहूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद और मुकदमे की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये वकीलों के लिए क्या है, स्वर्ग का काम इसलिए है क्योंकि वकीलों को वाद और यानी कि उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब केस किसी हो जाता है तो बिना वकील के काम चलता है, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जटिलता है, जो शब्दों का चयन है, शब्द पढ़ेंगे और वही समझेंगे, तोड़ जोड़ के वही पेश करते हैं। अब वो क्यों जीतते हैं, वकील ही केस क्यों जीत जाते हैं, क्योंकि पूरा मंडली ही वकीलों का होता है वहां। यहाँ वकील एक शुरू किए, जज से लेकर सब कोई क्या है, वकील से ही तो जज बने हैं, धीरे धीरे प्रमोट कर करके, तो वो क्या है, वो तो जीतेंगे ही वहां। तो वहां ये नहीं कहा जा सकता है किसी भी न्यायपालिका में कहीं भी संविधान का अगर व्याख्या किया जाएगा, यानी हमारे देश की जो संविधान की व्याख्या किया जाएगा वो कौन करेगा, तो हमारे संविधान में अगर कोई जटिलताएं हैं, संविधान अगर खुद नहीं कर पा रहा है, वहां खुद हम नहीं मिल पा रहा है अनुवाद में, तो हमारी व्याख्या सुप्रीम पालिका को हमने क्या है, संविधान निर्माताओं ने बोला है कि न्यायपालिका ही इसको कर सकती है। क्या ये लोग कह रहे हैं, वकीलों का स्वर कह रहे हैं, क्योंकि वकीलों के लिए ये भी बहुत मजेदार है, उनको तरह के ये पूरी तरीका से इनका ये चीजें मजेदार है। ठीक है। उस प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य के.आर. देशमुख ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। यानी कि जिल्द वाला विधि ग्रंथ मतलब कि ये कह रहे हैं क्योंकि पी.आर. देशमुख कि डॉक्टर अम्बेडकर से बोल रहे हैं कि जो इन्होंने जो प्रारूप प्रस्तुत किया है संविधान का, वो क्या है, भारी भरकम शब्द है, जटिल है, वो आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाई ये संविधान पढ़े लिखों के लिए ही बनाया गया था, आम लोग ऐसे भी कम समझते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समझना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो अब इतने दिनों में ऐसा थोड़ा ना है कि संविधान को नहीं समझा गया है। जैसी जैसी हमारी शिक्षा, लोग शिक्षित होते गए, वैसे वैसे संविधान को, शब्दों को समझते गए। तो आलोचना उस समय इनका प्रासंगिक था, लेकिन ये जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा ये सब अप्रासंगिक होते चले गए हैं, कोई प्रासंगिकता नहीं है। ठीक है। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार था कि यानी कि अम्बेडकर के शब्दों में इसका इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं, यानी कि इतना भारी ये संविधान शब्द था कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत जटिल जटिल शब्द अभी भी संविधान में है, जो कि क्या है कि मेरे समझ में से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत यानी जीवंत जीवनदायी दस्तावेज है। लेकिन देखो अब इसमें क्या कहा गया है, क्या कहने का मतलब है कि जो संविधान बनाया गया है ये काफी जटिल शब्दों से बनाया गया है और इसको लोग समझ नहीं पाएंगे, यानी उस टाइम की बातें हो रही है। तो संविधान निर्माता बिना समझे थोड़ा ना सिग्नेचर किए होंगे, भाई संविधान निर्माता तो समझे, लेकिन ये कह रहे हैं कि पब्लिक इसको नहीं समझ पाएगी, तो पब्लिक धीरे धीरे क्या करेगी, जागरूक जैसे जैसे होती जाएगी वो समझती जाएगी। अब मान लो कि हमारे देश में इतने लोग पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो इससे नहीं कनेक्ट होगा, उसे पूछोगे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं,
डिग्रियां उनके पास पूछोगे तो कितना है, तो एमए किए हुए हैं। कोई कोई पीएचडी का लेके घूमेगा, पूछोगे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, नहीं, जो पीएचडी किया होगा ना वो बता देगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के गया है। समझ में आ गया? पीएचडी ऐसे नहीं, वो भाई जेआरएफ क्वालिफाई किया है, लेकिन जो एमए तक रुक गया है, तो एमए किया है और कहीं काम कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, वो बोलेंगे फंडामेंट ये क्या होता है, अब पते नहीं है भाई। ये थोड़ा ना अब ये आके अंबेडकर जी बताएंगे कहीं देखो 5 को फंडामेंटल राइट से याद करो। ये काम अपना खुद का है, खुद का एक बार सोचो। ये फंडामेंटल राइट्स जब हम घूम रहे हैं, तो इसका भी कोई राइट है क्या, तो उसका भी राइट है। हम कहीं जा रहे हैं, सरकार हमको ये सुविधाएं दे रही है, इसका भी राइट है, तो इसका भी राइट है। सभी कुछ तो हमारे संविधान में दिया गया है, तो शब्द जटिल नहीं है। समझाने वाले जटिल अगर उसको बना देंगे तो शब्द जटिल हो जाएगा, अगर इसको आसानी से समझाया जाएगा तो ये जटिल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार संविधान में ये 5-6 आलोचनाएं हैं। इस आलोचनाओं को आपको क्या करना है, एक बार ये जो टिप्पणियां की गई हैं, वो टिप्पणियों पे ध्यान देना है। आ गया? तो आज की क्लास बस इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब इसमें कुछ देखेंगे, जैसे अनुसूचियां देख लेंगे, उसके भाग देख लेंगे, कुछ मेन मेन अनुच्छेद देख लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि जो संविधान का, तो कहाँ कहाँ से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ चीजें शामिल है। हम आगे की क्लास में, ठीक।